नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। इंदौर से आज हम ये स्पेशल एपिसोड हल्ला बोल का लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन देश की सियासत किस तरफ जा रही है, आज सबकी नजर इस बात पर है। 3-4 बड़ी बातें आपको आज की बताते हैं, जिसकी वजह से आप ये समझ पाएंगे कि ये सियासी घमासान दरअसल किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्यास्त का वक्त आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पारा जो है वो चरम पर बढ़ रहा है। वो ऐसे कि पहले दौर की 102 सीटों पर मतदान के बाद अभी 6 दौर की वोटिंग होनी है, लेकिन सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे आने वाली सीटों पर पूरी ताकत झोंकती हुई हर पार्टी नजर आ रही है। बीजेपी नए सिरे से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के हर पन्ने, हर पॉइंट को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो पन्ना नंबर 9 पर पॉइंट नंबर 7 है, जिसमें अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया है, या फिर पेज नंबर 1 पे ही आप देख लीजिए, जो भूमिहीनों को जमीन देने की बात है। प्रधानमंत्री ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों को सब कुछ देने के मूड में कांग्रेस पार्टी है। बहुसंख्यकों के हर चीज पर, बहु बेटियों के गहने पर, उनके मंगल सूत्र तक पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। देखिए, मामला शुरू कहां से हुआ। जब कांग्रेस पार्टी का पहली बार मैनिफेस्टो आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उसके बाद से धीरे धीरे हर पॉइंट पर अब कांग्रेस पार्टी को घेरने की कवायद छिड़ रही है, जिसमें यहां तक कि प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को भी वापस लाकर 2024 के चुनाव में घसीट दिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कहा करते थे कि मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहला हक है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं, आपको पूरे दिन के घटनाक्रम में समझाते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अशोभनीय भाषा है, जहां पर पीएम ने सीधा कहा कि उन लोगों को संपत्ति देने की कोशिश है जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। जब भी बात हिंदू मुस्लिम की आती है तो फौरन असदुद्दीन ओवैसी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा देते हैं और दूसरी तरफ देखिए ऐसी बातें उनको करनी पड़ रही हैं। सियासत चरम पर है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। 24 के सियासी रण पर पारा चरम पर है। जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। 400 पार के नारे से बात आगे निकलकर मंगलसूत्र तक आ गई है। पहले पीएम के वो बयान सुनिए, जिसे कांग्रेस ने झूठा बताते हुए इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। किसको बांटेंगे? अब इस बयान का वो हिस्सा सुनिए जिस पर कांग्रेस पीएम की शिकायत चुनाव आयोग में करने की बात कह रही है। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है
123 जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी पहले चरण के मतदान के बाद डर गई है, इसीलिए ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की सियासत करने वाले की दुकानों का शटर डाउन करने का वक्त आ गया है। जिस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है कि मोदी जी जो आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये उस नेता के लिए कह रहे हैं जो नेता की लोकतंत्र के मंदिर पे मत्था टेक करके और अपने सीने से संविधान को लगा करके अपने सुशासन के सफर को 10 सालों तक आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए आप इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस तरह का दुष्प्रचार इस बात का प्रतीक है कि आपका अभी से जो है वो हार का हैंगओवर और ये डिफीट का डिप्रेशन सर चढ़ के बोल रहा है। हम तो देख रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं, कंपकपी छूट रही है प्रधानमंत्री को। अच्छा लग रहा है देखकर। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भाषा गैर संवैधानिक है। उधर बिहार पहुंचे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर सियासी मर्यादा लांघने का आरोप चस्पा कर दिया। अफसोस की बात यह है कि एक बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को इस तरह की इनडिग्निफाइड बातें करनी पड़ रही हैं। इस तरह की वाहियात बात करके देश के प्रधानमंत्री ने तो अपनी छोड़िए जो अजीम ओहदे पर फायज हैं उसकी तौहीन कर दी और वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब कौन बात करे? अब ये अगर ये सवाल उठेगा तो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, बताइए। आप समझ रहे हैं कितना उसका फार रीचिंग इंपैक्ट होगा। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, आप डर पैदा कर रहे हैं। पीएम मोदी चुनावी मंच से मनमोहन सिंह के बयान के नाम पर भी कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहता हूं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पहले चरण में वोटिंग का पैटर्न देखकर हार महसूस होता देख अब बीजेपी झूठे बयानों का सहारा ले रही है। अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 प्लस सीट मिलेंगी। एक अजीब सी बौखलाहट विपक्षी खेमे में है, खासकर जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है। अगर इस प्रकार की कमेंट्स प्रचार में कोई करता है, इतना बड़ा नेता, तो ये दुख की बात है। अब ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं। हाँ, जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? कांग्रेस के सत्ता में आने पर संपत्तियों का सर्वे कराने और उन्हें बिना नाम लिए मुस्लिमों को बांटने के प्रधानमंत्री के दावे पर कांग्रेस बेहद खफा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से मुलाकात का वक्त मांगा है। उनका कहना है कि वो पीएम को कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपना चाहते हैं और उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो जनता को गुमराह न करें। बीजेपी पहले भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप कहकर हमला करती रही है, लेकिन पीएम मोदी ने अब मंगल सूत्र वाला वार करके विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया है। बहरहाल हिंदुत्व की पिच पर
बीजेपी विपक्ष के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के और एलजेपी आर के अरविंद वाजपेयी जी। इंदौर में हल्की फुल्की बारिश होने लगी है। बहुत ज्यादा गर्मी देश भर में हो रही थी, सियासी तापमान बहुत चढ़ गया है। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष का ये कहना है कि 102 सीटों पर वोटिंग पैटर्न देखने के बाद आप लोग अब ध्रुवीकरण के सहारे इस चुनाव को जीतने की कवायद लगा रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। मैं चाहती हूं कि आप 3 लाइनें कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से बताइए जिससे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हिंदुओं के जो माता बहनें हैं उनके मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे। किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए अंजना जी, बहुत साफ तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक 6 पर यह कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी आर्थिक, सामाजिक, जातीय सर्वे कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस कह रही है कि वह जातियों, उपजातियों और उसकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। ये स्पष्ट है। 28 नंबर पृष्ठ पर वो कह रही है कि हम जो है संपत्तियों का वेल्थ सर्वे करवाएंगे और वेल्थ सर्वे कराने के बाद जिसकी जैसी आबादी होगी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर उसका हिस्सा बांटेंगे। पृष्ठ क्रमांक 28 है। इन दोनों का क्या अर्थ है? जब आप जो है लोगों की संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और संपत्तियों का सर्वे कराने के बाद संपत्तियों का जो वितरण है जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में करेंगे, तो इसका क्या संकेत है? ये साफ संकेत है कि आप जो है, जो श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 नवंबर 2006 को कह रहे थे, 9 दिसंबर 2006 को कह रहे थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को, उन्होंने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया, ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का पहला अधिकार है। वही अब जो है उसी कांग्रेस का अगर घोषणा पत्र यह कहता है कि हम संपत्तियों का सर्वेक्षण कराकर उसको जो है जिसकी जितनी आबादी होगी उसके अनुपात में उसको बांटेंगे, तो क्या संकेत है? ये तो साफ तौर पर है ना। और मुस्लिम लीग का जिस तरह से घोषणा पत्र 1936 में था जिसमें बहुसंख्यकवाद की बात की गई थी, उसी तरह का इनके संकल्प, इनके घोषणा पत्र में भी बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध लड़ना है। ये मुस्लिम लीग जो 1936 में कह रहा था 2024 में वही कांग्रेस कह रही थी। 1936 में मुस्लिम लीग कह रहा था कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ, शरिया कानून को हम जो है लागू रखेंगे। यही ये भी कह रहे हैं कि हम जो है पर्सनल लॉ जो है उसको लागू करेंगे। तो भाई क्या इसमें, और 1986 में संविधान के ऊपर शरीयत को रखने का काम श्रीमान राजीव गांधी की सरकार कर चुकी है। तो जो उनका पूर्व इतिहास है, जो वर्तमान में उनका घोषणा पत्र है, जिस तरह से 2006 में SC ST समाज के आरक्षण में भी, OBC समाज के आरक्षण में भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, यह तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं बनवाई थी, उसमें 15% जो आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने की सिफारिश थी और OBC का 6% आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने की। एक सेकंड आपको टोक रही हूं क्योंकि खबर इस वक्त आ रही है कांकेर रैली की, जहां पर अमित शाह ने पीएम के बयान को दोहराया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में आपकी संपत्ति सर्वे की मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है,
मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। मठ मंदिर और आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो हिंदू हैं उनके घरों की सर्वे के बाद, उनकी संपत्ति के सर्वे के बाद उसको कांग्रेस पार्टी हटाएगी। अमित शाह कह रहे हैं जो मठ हैं, मंदिर हैं, आपकी संपत्ति, उन सब पर नजर है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी तो इस बहस में आ नहीं रही है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अब आप ही मोर्चा संभालिए। प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं उन बातों का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात का मैनिफेस्टो में आने की जरूरत ही क्या है? देखिए, बहुसंख्यक शब्द जैसे नहीं लिखा जाता है, वैसे ही अल्पसंख्यक, सुनिए पहले प्रश्न सुनिए पूरा, जानबूझकर उनको अल्पसंख्यकों के एंगल से चीजों को डालने की जरूरत क्या है? हर देशवासी की, हर नागरिक की बात क्यों नहीं हो सकती है? आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन की क्या बहुसंख्यकों में लोग गरीब नहीं है? ये तो एक बेसिक बात होती है ना। ऐसे में अल्पसंख्यकों की बात जब की जाएगी तो ऐसे प्रश्न फिर बीजेपी उठाएगी, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी को सूट करता है। उनकी पूरी आइडियोलॉजी का प्रेमाइस तो यही है अनुराग जी, कि बहुसंख्यकों के साथ अब तक मतलब उनकी अनदेखी की गई है। देखिए अंजना जी, एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि 102 लोकसभा की सीट के चुनाव हुए, उस चुनाव में उदासीन जनता देखी गई। जनता बीजेपी के प्रति उदासीन थी, उसने वोट नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, परेशान है, तो अब वो अंग्रेजों वाला गुण अपना अपनाना चाहते, डिवाइड एंड रूल। अरे भैया, मैनिफेस्टो हमारा भी है, कांग्रेस का भी है, आरजेडी का भी है, सब मिलके सबने एक ही बात की है कि कैसे हम देश को आगे ले जाएंगे, गरीब को कैसे उसका अधिकार मिलेगा, और कैसे यहाँ पे जो कमजोर महिलाएं उनको कैसे पेंशन मिले, किसान कैसे मजबूत हो, कैसे उसको पेंशन मिले। तो इसी पे अब क्यों ये हो रहा है? तो मेरा मित्र एक मुझे मिला शाम को, मैंने कहा ये बात आखिर क्यों आ रही है, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी बौखला क्यों गई है? तो उसने मुझे बताया, कल शाम आया मेरे गली एक नेता, आके बोला दे दो मुझे फिर से वोट। मैंने बोला जनता का दर्द भी ले जा, किसानों का कर्ज भी ले जा, मरीजों का मर्ज भी ले जा, युवाओं की परेशानी भी ले जा, कोरोना की निशानी भी ले जा, छात्र की उदासी ले जा, महिला की बेबसी भी ले जा। वो सन्नाटे में आया नेता, उसने हाथ जोड़ा, मैंने बोला बाय 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 बाय, चला गया नेता। अब ये जनता इस तरह से, जब कोई बीजेपी का नेता वोट मांगने आता है तो वो उनको सुनाते हैं ये गाना, कहते हैं सारी परेशानी अगर तुम ले जा सकते हो तो ले जाओ, बदले में मेरा वोट ले लो। अगर ये परेशानी आप हार सकते हो तो आपने 10 साल तक आपने सत्ता में राज किया, आपने ये परेशानी सुनी नहीं, ये परेशानी ली नहीं, इसलिए अब हम उनको बाय 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 कर रहे हैं। तो जनता बहुत प्यार से बाय बाय कर रही है, कुछ कह भी नहीं रही है, बोल भी नहीं रही है। अब जो बोल रहा है वो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, वो इस बात से परेशान है। अरे क्या गलत है? 1% व्यक्ति, 1% लोगों के पास में पूरे देश की 40% संपत्ति, ये कौन सा न्याय है भाई? आप कहते हो कि दूसरे की संपत्ति कोई नहीं बांटना चाहता। भाई किसान भी तो मेहनत करता है, किसान भी तो इतने दिन से, चाहे कितनी तपती धूप हो, कड़ाके की सर्दी हो, बारिश हो, किसान की इतनी इनकम नहीं बढ़ी। किसान की तो 32 रुपए से भी और घट के आ गई 27 रुपए में। फिर धन्ना सेठ को कैसे बढ़ गई? तो ये कैसा देश है कि देश में यहाँ पे गरीब गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है, और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। अगर न्याय की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, अगर यहाँ रोजगार की बात होगी, तो क्या गुनाह है, क्या बुरा है? और भारतीय जनता पार्टी किसकी बात कर रही है? यहाँ पे जात धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। अरे भाई, आप 10 साल के काम पे वोट मांगो ना, आप मंच पे खड़े होकर गिनाइए ना अपना काम। अगर आपने काम किया ही नहीं है तो मांगोगे कैसे? इसलिए आपको डर सता रहा है कि जनता ने आपको यहां से देश की सत्ता से हटाने का मन बना लिया है, इसीलिए आपको जनता कह रही है बाय 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 बाय। अब बाय बाय में आप परेशान है, अब क्या करे कोई, बताइए आप। ये शुरू मिस्टर भदौरिया, अरे आज स्टूडियो, माना कि आज आप स्टूडियो में बैठ गए हैं, मैं बाहर इंदौर से बुलेटिन कर रही हूँ, इसका फायदा ज्यादा मत उठाइए। गायक अब शुरू से थे, बीजेपी का साइड इफेक्ट की बात है। आज आप बाहर हैं, साइड इफेक्ट स्टूडियो में, इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान है जो आप नहीं समझ पाते।
ज्यादा शायर बनने की जरूरत है नहीं, समय बहुत बलवान है, समय तो वाकई बलवान करियर है की तलाश है। लेकिन ये गायक अभी अभी बने हैं या पहले से थे? देखिए, गायक नहीं, ये जनता की आवाज है, जनता उनसे कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। अभी 102 आपने देखा ना लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उतरा हुआ है। जिनसे पूछो पता क्या कहते हैं, इनके जो कैंडिडेट लड़े हैं, कांटे की टक्कर है। ठीक है, अब रुकिए, अब रिपीट कर रहे हैं, अब जल्दी से अन्य मेहमान आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद वाजपेयी जी भी, आशुतोष जी भी, आवाज नीचे कीजिए, सबकी जल्दी एक आनंद दुबे जी, अब तो शिवसेना से हैं और शिवसेना भी हमेशा यही आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी पर कि बहुसंख्यकों की अनदेखी की जाती है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए। अब कड़ियों को पीएम जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जो पूर्व थे मनमोहन सिंह जी का, उनका वो बयान कि अल्पसंख्यकों का पहला जो है अधिकार है, हक है संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर। वहां से फिर मैनिफेस्टो पर आइए तो सामाजिक और आर्थिक आधार पर पहले सर्वे होगा और फिर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों को भी उनके अधिकार आर्थिक से लेकर हर मिले। ऐसे में आज अगर ये आरोप वो लगा रहे हैं सियासी रूप से, चुनाव का वक्त है, तो क्या गलत है इसमें? अंजना जी नमस्ते। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि हम अब की बार 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक हमारा मुकाबला नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ राज्य की जनता और देश की जनता को डरा रहे हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो माताओं बहनों के मंगल सूत्र तक छीन लिए जाएंगे, उनके गहनों को छीनकर दूसरों में बांट दिया जाएगा। हमें आपत्ति है प्रधानमंत्री जी, आपसे ऐसे बयान की उम्मीद तो हम कभी नहीं कर सकते। आपने जब 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी की थी तो माताओं बहनों ने जो बुरे वक्त के लिए अपने धन को संचित करके रखा था, उस धन को भी आपने लाइन में लगवाकर बदलवा दिया, यह कहकर कि यह काला धन है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी और कोई भी नेता ऐसा सोच भी नहीं सकता, सपने में कल्पना नहीं कर सकता कि हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र को छीनकर किसी और में बांट दिया जाएगा। आपके पास कहने के लिए आपके 10 साल में बहुत कुछ था। आपने यदि काम किया होता तो आप बहुत सारे काम गिनाते, लेकिन आप पूरे के पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान पर ले आए। कहीं आप मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं, कहीं आप कह रहे हैं कि हज का कोटा बढ़ा दिया गया, हमारी मुस्लिम माताएं बहनों को हज में जाने के लिए उनके साथ किसी और व्यक्ति की जरूरत होती थी, अब वो भी हमने समाप्त कर दिया। और कहीं आप मुसलमान भाई बहनों को घुसपैठिया बता रहे हैं। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, सब कुछ आप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं। आपके पास विकास पर बोलने के लिए कोई बात नहीं है। आप कहते हैं कि हम 400 पार लाएंगे। ये स्थिति देख के तो लग रही है कि जी जी उस समय भी जब ये मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस पार्टी का, तब तो 102 सीटों पर वोटिंग नहीं हुई थी। उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिम लीग से मिलता हुआ है क्योंकि अल्पसंख्यकों की ज्यादा चिंता दिख रही है। सिर्फ 2 लाइन में जवाब दीजिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। मुस्लिम लीग से भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना मार्गदर्शक मानती है, मेंटर मानती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की ज्यादा नजदीकी रही है। आप सबको पता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पूरी की पूरी कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। नहीं, ये सच्ची है। पश्चिम बंगाल में उस समय बंगाल होता था, उसमें पश्चिम बंगाल नहीं होता था। वहां पे बकायदे आपके नेताओं ने सरकार बनाई थी। ये बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है। ये लेखों में, किताबों में, अखबारों में लोगों ने पढ़ा है और लोगों ने कहा है कि उस समय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस पूरे सरकार के मार्गदर्शक थे। क्या जवाब सुनिए आनंद दुबे, ठीक, आपने एक आरोप लगाया, जवाब सुनिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। दुबे जी प्लीज सर। प्रेम शुक्ला जी। अंजना जी, फजलुल हक के साथ समझौता था। कृषक पार्टी थी बंगाल की जो मुस्लिम लीग की विरोधी थी, जिसको ये कोट कर रहे हैं। फजलुल हक बंगाल में कृषक पार्टी चलाते थे, उनके साथ हिंदू महासभा की, भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, संघ की नहीं, हिंदू महासभा का गठबंधन मुस्लिम लीग को रोकने के लिए हुआ था। और मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस के मंच पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता था। और आनंद दुबे, आप कांग्रेस के साथ दहेज में शिवसेना में आए हैं। आपकी बाला साहब ठाकरे की 1978 में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन था, आपको ये पता है क्या?
आपको ये पता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1978 में शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने मुस्लिम लीग से गठबंधन करके मस्तान तालाब पर सभा की थी। आप जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में शिवसेना में दहेज में आए हैं, इसलिए आपको ये सब पता नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बाला साहब मैं विचलित कहूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य, क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे। आप झूठे बोलने वाले आदमी झूठे हैं, तो झूठे आदमी का जो है पर्दा फाड़ना, आपका बुर्का फाड़ना मेरा दायित्व था। आपका बुर्का फाड़ना मेरा दायित्व था। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। अरे एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, आरोप यही लगता है कि चुनाव के इर्द गिर्द ऐसे कमेंट्स दीजिए जिससे बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण हो, ताकि बीजेपी को फायदा मिले, उनके जो वोटर्स हैं वो कंसोलिडेट हो। और ये करने के लिए क्या इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस पर कि महिलाओं के, वो जो हिंदू महिलाएं हैं उनकी संपत्ति तक, उनके मंगलसूत्र तक पहुंचेगी, क्या ये जायज दिखता है? अंजना जी, मौका किसने दिया? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना हमारा अधिकार है, हमारा नहीं, सभी का अधिकार है। अगर उसके इंटरप्रिटेशन में ये निकल के आता है कि ये इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और तुष्टीकरण के लिए तो ये लोग जाने ही जाते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? और हारने के बावजूद भी तुष्टीकरण की पॉलिसी इन्होंने छोड़ी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ए.के. एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी 2014 में, आपको याद होगा। उन्होंने ये सब समराइज करके बताया था कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है तुष्टीकरण की राजनीति करना। तो अगर ये नहीं समझना चाहते तो हम तो उसका फायदा उठाएंगे। एक बात बताइए, हमको प्रधानमंत्री जी को यह अंदेशा है कि ये, आप इधर आ जाना, सुन लो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप इधर आ जाएंगे, बड़ी जल्दी डर जाते हो। अरे आपको तो बात करने दीजिए। देखिए, कांग्रेस की जो 50-60 साल इन्होंने राज किया है, अंजना जी, ऐसे होता है क्या? ऐसे होता तो नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, कांग्रेस की 50-60 साल की राजनीति आप देख लीजिए, सिवाय तुष्टीकरण और सेकुलरिज्म के नाम पे देश की जनता को गुमराह करने का जो कांग्रेस काम करती है ना, ये उसी का रिपीटेशन है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है? अगर आप इसको मनमोहन सिंह के बयान से लिंक करके देखेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा उसका? प्रधानमंत्री की अप्रेंशन जो है, उनका जो अंदेशा है, वो अंदेशा वेल फाउंडेड है, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ही निकल के आता है। हमने मौका नहीं दिया, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल करती है, जाने में या अनजाने में, ये उनका काम है। लेकिन ये हकीकत है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये कहां तक पहुंच जाएंगे उसका जनता समझ रही है सारी चीजों को, और जनता को आगाह करना एक राजनीतिक पार्टी का फर्ज होता है। और प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक है, उनको जिस चीज की अंदाजा लगा है उन्होंने उसको रखा है। इसको किसी तरह के गलत संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। ठीक है आशुतोष जी, प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनावी तौर पर अगर हम देखें तो आपका क्या रिएक्शन है? पहला एनालिसिस क्या है? नहीं, सबसे पहले तो अरविंद वाजपेयी जी को मैं याद दिला दूं, जब मनमोहन सिंह ने बयान दिया था तो मनमोहन सिंह के कैबिनेट में रामविलास पासवान थे, तब इन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी और ना उसके बारे में कोई टिप्पणी की थी। 2014 के बाद से जरूर उनकी। देखिए, इस पूरे मामले में बहस सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में क्या बोला है। क्या किसी प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को इस देश के मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताना चाहिए? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, बहस सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए या नहीं? भाई, इतना ही सा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश क्यों है? और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है आज की तारीख में। इलेक्शन कमीशन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में 0 होगी। ये जो बयान है, ये बयान आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि ये बयान हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को
जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके घुसपैठिया बताने की कोशिश की जा रही है, उस पर तो प्रेम शुक्ला जी को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए देश। प्रधानमंत्री की बात तो मैं बाद में बात करता हूं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि या तो पहले दौर के वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है और उनको लग रहा है कि अगर इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो हर सर्वे में लगातार ऊपर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में पड़ती है तो वो हिंदू मुसलमान की बाइनरी की तरफ जाती है और ये वही कर रहे हैं। लेकिन इस बार सारी लक्ष्मण रेखाएं प्रेम शुक्ला जी जल्दी सीधा रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आशुतोष जी जवाब। कुछ जो है लोगों को नहीं, कुछ लोग विश्लेषक के नाम पर मोदी विरोध में अंधे होकर कुछ भी कहते हैं, तो उसे क्या जवाब दिया जाए। मोदी जी ने सारे मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा है, लेकिन घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिया है, बांग्लादेश के घुसपैठिए इस देश में आए हैं और ऐसे घुसपैठियों को पालने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकार करती रही है। ऐसे घुसपैठियों को पालती रही और संसद में कांग्रेस के कार्यकाल में 2 करोड़ की संख्या घुसपैठियों की कांग्रेस के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताई थी। तो ये घुसपैठिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और घुसपैठियों को अगर कोई जो है हमारी संपत्ति में हिस्सा देना चाहेगा तो ये हमारा अधिकार है कि चुनाव के समय जनता के पास इस बात को रखे और जनता इस पर निर्णय ले। आशुतोष जी जैसे मोदी जी का विरोध तो ये 10-15 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको सुनने को तैयार नहीं है। अब इसलिए इलेक्शन कमीशन को जो है ये कह दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह की बातें कर रहा है। बहुत साफ तौर पर घुसपैठियों और आबादी बढ़ने की जब बात की तो आबादी में उन्होंने कहा सिर्फ मुसलमान ही आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मान रहे हैं कि मुसलमानों की ही आबादी ज्यादा है। मुसलमान आबादी ज्यादा बढ़ाते हैं, ये आशुतोष जी प्रमाणित कर रहे हैं। ये जो है कांग्रेस के तमाम नेता प्रमाणित कर रहे हैं कि मुसलमान आबादी इस देश में ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये जो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे संगठन जो कहते थे कि एक समुदाय विशेष के लोग इस देश का डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए व्यूहबद्ध ढंग से आबादी बढ़ा रहे हैं, इसको आशुतोष जी जैसे जो मोदी विरोधी विश्लेषक हैं उन्होंने स्वीकार लिया है। और इसीलिए जो है जब ये कहा गया कि आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आबादी के आधार पर करेंगे, और मोदी जी ने कहा कि जिसकी आबादी ज्यादा है, जो आबादी ज्यादा बढ़ा रहा है, वो ज्यादा हिस्सा उसको देने की तैयारी है, तो आशुतोष जी भी चिढ़ गए, कांग्रेसी भी चिढ़ गए। तो आप चिढ़ते रहे, लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुराग जी आ रही हूँ, मैंने आपका देख लिया, आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का डायरेक्ट अटैक है, अनुसूचित जातियों का वो रिस्पॉन्ड कर दे। अंजना जी अपने 2 मिनट के भाषण में प्रेम शुक्ला जी ने 8 बार मेरा नाम लिया है। इसका मतलब मेरी बात उनको चुभी है। मैं प्रेम शुक्ला जी की बातों को बुरा नहीं मानता, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से बीजेपी में आए हैं और इनको रोज ये साबित करना पड़ता है कि वो बीजेपी के दूसरे स्पोक्स पर्सन की तुलना में ज्यादा काबिल, ज्यादा भक्त हैं। इसलिए मैं इनको बुरा नहीं मानता, मैं इनका सम्मान करता हूं। शिवसेना से आए हैं तो जाहिर सी बात है, आप दूसरी जगह से घर से आएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रश्न इस बात को लेकर ये है, प्रश्न सिर्फ इतनी सी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ये बात कह रही, क्योंकि पहले दौर में जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, इंडिफरेंस हुआ है, और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशा अनुरूप वोट नहीं मिला है, उसकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी में खदबदाहट मची हुई है, डेस्परेशन है, और उस डेस्परेशन की वजह से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश। झूठ की भी हद होती है, मिथ्या लाभ की भी हद होती है। शुक्ला जी आप वोट देख के आए उसके ईवीएम में। अरे आप तो शिवसेना से आए महाराज, आप तो शिवसेना से आए, मैं आपका सम्मान करता हूं। हाँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं शिवसेना प्रमुख के साथ था, हिंदू हृदय सम्राट के साथ में था। मैं सोनिया गांधी के तलवे नहीं चाटने आया, ये सत्य है। मेरे को गर्व है इस बात का। जो सोनिया गांधी को इटालियन बाई कहते थे, उन शिवसेना प्रमुख के साथ मुझे रहने का सौभाग्य रहा है जी। सुन लीजिए, ये तो अच्छी बात है, अच्छा है कि आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। आप तो शिवसेना प्रमुख को गालियां देते थे जी, अच्छा आजकल आप सम्मान कर रहे हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरा, 1 सेकंड ऑडियो दोनों का डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, एक बार दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। आशुतोष जी प्लीज, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी आपसे भी, कि पर्सनल होकर व्यक्तिगत यहाँ से कौन गया, कौन कहाँ से कहाँ गया, तो फिर आपके बारे में फिर वो बोलने लगेंगे। टॉपिक पे रहिए ना, ये विषय बड़ा है, और ऐसे मैं आप दोनों से रोक के इसलिए आवाज नीचे करके कह रही हूँ, टॉपिक पे रहिए। मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है, लेकिन टॉपिक पे रह के आप लोग बात कीजिए। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए, टॉपिक पे रहिएगा।
आप जानती हैं कि मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो छोड़ूंगा भी नहीं उसको। तो प्रेम शुक्ला जी को मेरे ऊपर टिप्पणी करने के पहले सोचना चाहिए किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं जो डर के भाग जाऊंगा। दल बदलू को दल बदलू ही कहूंगा, चाहे उनको बुरा लगे या भला लगे। अब मैं आपको टिप्पणी करता हूं। टिप्पणी क्या है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो डर लग रहा है, जो जिस तरीके से इंडिफरेंस हुआ है, जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, उसकी वजह से इनको लगता है कि अब हमको अपने पुरानी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और वो पॉलिटिक्स क्या है? आपने देखा जब दिल्ली के चुनाव हो रहे तो प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले किए थे। AK-47 जंगल में जाइए और ऐसे कस के बटन दबाइए कि शाहीन बाग तक कुछ वो लगे। आपको याद अच्छी तरीके से गुजरात का जब चुनाव हो रहा था तब मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई थी, यहां तक कहा गया था पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही। तो जब भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है चुनाव हारने का, तब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के मुद्दे के ऊपर जाती है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के डेस्परेशन को शो करता है। ठीक है, जल्दी से अब अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए, देखिए हालांकि वो भी कह रहे हैं 102 वोटिंग, 102 सीटों की वोटिंग उसके बाद, लेकिन मुस्लिम लीग से मेल खाता हुआ ये मैनिफेस्टो ये पीएम ने पहले ही कहा था। ऐसा थोड़ी है कि 102 सीटों पर वोटिंग होने के बाद उन्होंने कहा है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को पर अटैक बीजेपी लगातार कर रही है। मुस्लिम लीग का जब कह रहे थे तो क्या तात्पर्य था? यही तात्पर्य था कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को ज्यादा फायदा पहुंचाता हुआ ये मैनिफेस्टो दिखाई दे रहा है। देखिए, अचानक आपने देखा होगा कि जब वोटिंग हो गई है उसके बाद, पहले चरण की वोटिंग के बाद ये मामला तेजी से पकड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किन लोगों से मिलकर बना है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी से मिलकर एक हिंदुस्तान बनता है। हिंदुस्तान की आवाम जो है वो सब आपस में मिलकर रहते हैं। आप तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अलग कर दूं। हम तो गर्व से कहते हैं कि मुस्लिम भाई मेरा भाई है, वो भी गर्व से कहते हैं कि हिंदू मेरा भाई है, सिख भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं। हम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, हर मुसीबत में भी एक साथ खड़े होते हैं, चाहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी हो और चाहे कोरोना काल में आपने देखा होगा कितने, जिनका नाम ले रहा हूं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, सबने एक दूसरे को खून दिया। और मैं गवाह हूं इस बात का। मैंने जिनको फोन किया वो सब आए अपने हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए, जिससे जो बन पड़ा सबने एक दूसरे की मदद की कोरोना काल में। तब किसी ने नहीं देखा कि हम कौन धर्म से आते हैं। लेकिन आज आप सत्ता पाने के लिए धर्म देखने लगे। आपको सत्ता बनानी है तो आप उसके लिए आपस में हम लोग को बांटने लगे। क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है आपके कहने से हम बढ़ जाएंगे? हम एक साथ रहेंगे। सुन लीजिए शुक्ला जी, आपका नाम प्रेम, इसलिए प्रेम से कह रहा हूं, हम एक साथ रहेंगे इसी हिंदुस्तान में। वो हमारी होली में मेरे यहाँ आएंगे गुजिया खाने के लिए, हम उनके यहाँ सिवई खाने जाएंगे। आप कितनी कोशिश कर लीजिए हमें बांटने के लिए, हम नहीं बटेंगे। हम हिंदुस्तान एक रहेगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान पूजा जाता है, क्योंकि विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है। यहाँ एक गुलदस्ता है और सभी गुलदस्ते को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का त्योहार मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आप त्योहारों को भी बांट रहे हो, रंगों में भी बांटने की कोशिश कर रहे हो, इंसान को भी बांटने की कोशिश कर रहे हो। आपकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। बाय 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 जनता कर रही है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। जनता आपको नकार रही है। जनता कह रही है कि हमें नहीं चाहिए। जल्दी एक छोटा छोटा कमेंट अरविंद जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट, जल्दी से इस पे छोटा सा कमेंट। तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अगर पुराना इतिहास आप देखोगे, उसी वजह से अंदेशा है आपको। आशुतोष जी, रामविलास जी थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन विचार भी तो बदलते रहते हैं, ये भी तो बात सही है ना। अगर कांग्रेस तुष्टीकरण को नहीं छोड़ेगी तो अभी तो 52 पे है, अब कहां पहुंच जाएगी? सत्ता का सवाल नहीं है। संविधान क्या तुष्टीकरण की इजाजत देता है? आप आइए डिबेट करिए, क्या तुष्टीकरण करने की संविधान इजाजत देता है? मेरा जवाब बड़ा सीधा है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की तो बात होती है, लेकिन अपीजमेंट की बात नहीं होती है। और अपीजमेंट की भी सीमा होगी, या सीमाओं को क्रॉस कर देंगे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाएंगे और शमशान की नहीं बनाएंगे। मौलवियों को पैसे देंगे महीने के और पुजारियों को नहीं देंगे। क्या बातें करे जा रहे हैं? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही, ये सही अंदेशा दिखाया है जो झलक रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। यही बात आशुतोष जी से पूछते हैं। आशुतोष जी, क्या ये एक पहले से जो तरीका चल रहा था, जो यूपीए के शासन या कांग्रेस के शासन में
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना को ही सही माना जाता था। उसको बीजेपी चैलेंज करती है। वो कहती है हम बहुसंख्यकों के अधिकारों की बात करेंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी है, आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ा है, और ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बहुसंख्यकों का अधिकार। और इस नजरिए से हर बात को, चाहे शमशान कब्रिस्तान वाली भी उन्होंने उठाई या अन्य जो बातें जो पीएम कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वे होगा, अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाया जाएगा, जो उनकी दिक्कतें हैं, क्या ये अगर हम देखें तो अल्पसंख्यकों की बात करना गलत है और माफ कीजिएगा सही है, और बहुसंख्यकों की बात करना गलत है? ये पैरामीटर भी तो गलत है। बिल्कुल, अगर ये पैरामीटर गलत है तो सरदार पटेल भी गलत थे, महात्मा गांधी भी गलत थे, जवाहरलाल नेहरू भी गलत थे, सब गलत थे। आप फिर सरदार पटेल को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि बिना सरदार पटेल को पढ़े और आप गोलवलकर को उठा के पढ़ लीजिए। जो गोलवलकर जी क्या कहते हैं कि इस देश के अंदर अगर मुसलमानों को रहना है तो सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर रहना पड़ेगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो तो आरएसएस के प्रचारक रहे और बचपन से आरएसएस के प्रचारक रहे, तो उन्होंने अगर जो बात कही उसका मतलब तो यही हुआ ना। सिर्फ 2 लाइन का इस पर जवाब, वो गोलवलकर और सरदार पटेल के बीच का फर्क बता रहे हैं। 2 लाइन का जवाब प्रेम शुक्ला जी। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के अधिकारों पर घुसपैठियों को हम डाका नहीं डालने देंगे, ये तय है। और कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दल ये अपराध कितना भी करना चाहे, हम उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। बाय 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 बाय। चलिए ठीक है, इसी के साथ अंत करते हैं। आप सभी का बहुत, आप अनुराग जी 2-3 करियर चूज कर लिए। एक तो स्टूडियो में पहुंच गए हैं, दूसरा गाना भी गाने लगे हैं, तीसरा वो शायद सोच रहे हैं कि एंकर भी एक दिन बन जाए। बहरहाल आप पांचों का बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ये घमासान जारी है और अभी 6 दौर का मतदान होता है, लेकिन पीएम ने सीधे अल्पसंख्यक मुसलमानों के तुष्टीकरण के आरोप पर कांग्रेस पार्टी को घेर दिया है। देखते रहिए आज तक।